तरफ रोल मुझे साफ दिखाई देता है ईवीएम का। मैं नहीं समझता कि मोरबी का पुल गिरने और लगभग 150 लोगों की जान जाने के बावजूद गुजरात के आम शहरी का दिल इतना पत्थर हो गया था जब अंबानी और अडानी के प्रॉफिट्स जो हैं वो हज़ारों में जा रहे हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है भैया। और हिंदुत्व का मतलब हिंदुइज्म नहीं है, ये मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। मैं सावरकर के अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व एक राजनीतिक श्रेणी है, राजनीतिक पॉलिटिकल कैटेगरी। गुजरात चुनाव के बाद जिस तरह की जीत मिली है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं नहीं समझता कि मोरबी का पुल गिरने और लगभग 150 लोगों की जान जाने के बावजूद गुजरात के आम शहरी का दिल इतना पत्थर हो गया था कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो दूसरी तरफ रोल मुझे साफ दिखाई देता है ईवीएम का। आपको लगता है कि ईवीएम का कुछ खेल हुआ है? मुझे लगता है कि लगातार गुजरात में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता रहा है ईवीएम का, और मैं टेक्निकली ये समझता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंट्रोल की जा सकती है। मुझे ये मालूम है, और ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात होगी हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए कि हम कहें कि उस डिब्बे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यहाँ से हम मंगलयान भेज सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बैठ के। लाखों मील दूर हम चंद्रयान भेज सकते हैं और वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई कहे कि ये मशीन कंट्रोल नहीं हो सकती है तो ज़रा बेइज्जती महसूस होनी चाहिए हमारे देश के। आगे की बात आप कहिएगा सर, लेकिन उससे पहले सवाल दो कि अगर ईवीएम का असर था तो वह दिल्ली में क्यों नहीं दिखा, वह हिमाचल में क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ईवीएम के आलोचक ये कहते हैं जहां तुम जीत जाओ वहां ईवीएम नहीं है, और जहां तुम हार जाओ वहां ईवीएम है। ये तुम और मैं जो है ये सारी पार्टियों पे लागू होता है, सिर्फ बीजेपी पे लागू नहीं होता। और इसीलिए आज तक कोई बड़ा अभियान हमें देश में ईवीएम के खिलाफ दिखाई नहीं देता। पर मान लीजिए कि कोई मुझे पैसे देता है इस बात के कि मैं कंट्रोल करूं इलेक्शंस को, तो बड़ी साफ सी चीज़ होगी कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँगा, मैं टेक्निकली सेवी होऊंगा तभी कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे स्टेटिस्टिक्स आती होगी तभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं पढ़ा लिखा होऊंगा, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स आती होगी तभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वैसे ही नहीं कंट्रोल कर सकता। तो अगर ये सब कुछ मुझे आता है तो जिन जगहों के ऊपर मैं जीतने जा रहा हूँ वहाँ मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? जिस बूथ के ऊपर मेरे वोट पड़ने जा रहे हैं वहाँ मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? अब इसी को ही देखें कि मान लीजिए मुझे सरकार बनाने के लिए 150 सीटों की ज़रूरत है, तो मैं 150 के बजाय 200 या 300 सीटें जीतने की क्यों कोशिश करूंगा, ताकि फिर अगली बार मैं ईवीएम का भी कंट्रोल ही ना कर पाऊं, बात खुल जाए पूरी। तो ये अकल का काम है। अब इसमें क्या होता है कि सारी ईवीएम्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं टेबल पर बैठ करके ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से बूथ की ईवीएम कंट्रोल करनी है। तो अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारे सवाल मुझसे जो लगातार पूछे गए हैं उनमें एक सवाल ये भी है कि कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके 10 तरीके हैं कंट्रोल करने के। कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो मैं यहाँ बैठ कर के नहीं बता सकता, या कौन सी शक्तियाँ जो हैं वो उसे इस्तेमाल कर रही हैं। पर यही आरएसएस है, यही बीजेपी है जिसने सबसे पहले ये सवाल इस मुल्क में उठाया था 2010 और 11 के बीच में, और किताब लिखी थी इसके ऊपर कि ईवीएम डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। सत्ता में आते ही वो सारी किताब भी भूल गए, वो सारी आलोचना भूल गए, और उन्होंने कहना ही बंद कर दिया, बल्कि उसका उल्टा कहना शुरू कर दिया। मतलब उस ताले की चाबी आपका कहना है उनके पास आ गई? मुझे नहीं मालूम आ गई या नहीं आ गई, लेकिन आवाज़ तो बंद हो गई। उसके बाद उल्टी रामायण शुरू हो गई कि भाई अब हम ईवीएम को डिफेंड करेंगे हर जगह। अगर मैं
कंट्रोल करने की पोजीशन में हूँ तो मैं ये भी सोचूंगा कि लोगों को ये अंदाज़ा होने ही ना पाए कि कहाँ कौन जीत रहा है। मतलब दिल्ली और हिमाचल को जीतने देना और खुद गुजरात में खुद जीत जाना, इसको मतलब किस तरह से आप एक चीज़ और हाँ। इसमें ऐड कर लेते हैं, हाँ हाँ वो है केरल। केरल में सरकार सीपीएम की है और 19 की 19 सीटें सीपीएम हार जाती है। वहाँ बीजेपी नहीं जीत सकती थी, ये बड़ा क्लियर था कि बीजेपी नहीं जीत सकती थी, सीपीएम को हराना ज़रूरी था। तो अगर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं सीपीएम को वहाँ हराऊंगा। मुझे मालूम है, मैं पॉलिटिकली जानता हूँ कि वहाँ पर बीजेपी नहीं जीत सकती। बात खुल जाएगी अगर मैंने ईवीएम का इस्तेमाल करके वहाँ पर जिता दिया होता। आपको दिखाई दे रहा है पंजाब में क्या हुआ, एक झटके में कांग्रेस साफ, वहाँ बीजेपी जीत ही नहीं सकती थी। आम आदमी पार्टी जो कल पैदा हुई वो एकदम से सरकार बनाने थी। पिछले गुजरात इलेक्शन में अगर आप देखें उसे उठा करके, तो हर वो नेता जो कांग्रेस का मजबूत नेता था वो हारा इलेक्शन, और हर वो आदमी कांग्रेस का जो बहुत वीक माना जाता था वो जीता था। इस बार भी बहुत ही सिलेक्टिव रहा है मामला। जिग्नेश आखिर तक हारते हारते एकदम से जीत जाते हैं। ये भी आपके सामने है कि आखिरी 1 घंटे में, और वो भी दूसरे राउंड में, जो परसेंटेज है वो एकदम से बढ़ी है वोटर की। एकदम से आखिरी 1 घंटे के अंदर कहाँ से उठ के आ गए, और क्यों आखिरी 1 घंटे तक इंतज़ार करते रहे वहाँ पर बैठे हुए लोग। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि जब से ईवीएम का ये सारा मामला शुरू हुआ है और उसमें नोटा आया है, नोटा में लाखों वोट पड़ रहे हैं। अगर आप देखना शुरू करें तो पिछली बार 5 लाख के करीब थे, इस बार मुझे मालूम नहीं, एक बड़ा सब्सटैंशियल वोट वहाँ जा रहा है। नोटा की क्या इम्पोर्टेंस है टेक्निकली मैं बताऊँ आपको। नोटा की इम्पोर्टेंस ये है कि वो बटन लास्ट में होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली उसकी पोजीशन फिक्स्ड है क्योंकि वो लास्ट है बटन। बाकी सबकी पोजीशन ऊपर नीचे होती है, नाम के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, पार्टी पोजीशन के हिसाब से वो ऊपर नीचे होती है। पर नोटा की पोजीशन इलेक्ट्रॉनिकली वो 10वीं होगी, 12वीं होगी, सबसे लास्ट में ही होगी, पर लास्ट में होगी। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम ये कहेंगे, स्टैटिस्टिकली हम ये कहेंगे कि वो लास्ट पोजीशन है जो फिक्स्ड है। वहाँ ट्रांसफ़र करना वोट का बहुत आसान हो जाता है। मैं नहीं समझता कि गुजरात के अंदर जो पिछले इलेक्शन में हुआ 5 लाख या उससे ज़्यादा वोट थे जो नोटा में गए, 5 लाख लोग सुबह उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, छुट्टी का दिन है, और वहाँ जाएंगे वोट डालने के लिए, ये कहने के लिए कि हम किसी को वोट नहीं डाल रहे। हिंदुस्तान में इतनी कॉन्शियसनेस अभी नहीं आई है, और नोटा के ऊपर लोग बटन दबाने वाले लाइन लगा करके जाएं और लाखों में नोटा दबाएं, ये मेरी समझ से बाहर है। गलती हो सकती है बहुत सारे लोगों से, नहीं आता बटन दबाना तो उन्होंने नोटा भी दबा दिया, पर 5 लाख लोग। एक चीज़ और बताएं कि चुनने को अगर ईवीएम का ही खेल है तो चुनने को दिल्ली भी चुना जा सकता था, हिमाचल भी चुना जा सकता था, फिर गुजरात को क्यों चुना गया? गुजरात को चुनने की वजह बहुत बड़ी है। गुजरात को आरएसएस ने हमेशा कहा, और बाकी लोगों ने भी कहा, कि वो एक हिंदुत्व की लेबॉरेटरी रही है, और हिंदुत्व का मतलब हिंदुइज्म नहीं है, ये मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। मैं सावरकर के अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व एक राजनीतिक श्रेणी है, राजनीतिक पॉलिटिकल कैटेगरी है। वो एक्सपेरिमेंट जो 2002 से पहले शुरू हो गए थे वो लगातार चल रहे हैं। अगर ईवीएम के कंट्रोल का इस्तेमाल करना हो कहीं, उससे ज़्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? बाकी जगह तो बातें खुलने का, बातें होने का, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट बढ़ने का ख़तरा हो सकता है। गुजरात में क्या है? गुजरात में तो आप जो चाहे कर लीजिए। इसलिए गुजरात ने 56 इंच के 156 इंच में बदल दिया। वो शायद 56,000 में भी पहुंच जाए मामला, लेकिन मैं नहीं समझता कि आम गुजराती जो है वो इस इलेक्शन में कम से कम बीजेपी के साथ था।
इनकम्बेंसी बहुत बड़ी थी, बहुत रेजिमेंट था नौजवानों के बीच में, जगह जगह वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को पीछे फेंकने की, बैक बर्नर पे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, डालने की जिनको कोशिश की जा रही थी। तब महंगाई का मुद्दा कैसे सोच सकता है आदमी कि नहीं है लोगों के सामने? लोगों की जेब खाली करती है इस बीच में। जो सबसे बड़ी सपोर्ट आरएसएस के पास आती थी बूढ़े लोगों की किसी ज़माने में, आज वो रिटायर होकर के अगर वो पैसा जमा करते हैं तो उनको चवन्नी भी नहीं मिलती कल के मुकाबले में। तो क्या उनको महसूस नहीं हो रहा होगा कि उनकी घर में औकात भी कम हो गई है? ख़ानदान के अंदर लोग उनको नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो पैसे ला ही नहीं सकते। जो फिक्स डिपॉजिट करके चलाते थे अपना काम, वो आज फिक्स डिपॉजिट से कुछ नहीं मिल रहा उनको। तो आपने पहले एनडीए में पेंशन स्कीम ख़त्म की, लागू करने को तैयार नहीं है। जो लागू करने को तैयार है कि वादा कर रहा है, उसको आप रेवड़ी बांटने वाला कह रहे हैं। ये जो पीरियड है जिस वक्त जनता की जेब से सबसे ज़्यादा पैसा निकाला गया है 2014 के बाद से, और ख़ास तौर नोटबंदी के बाद से लगातार निकाला गया है, वही पीरियड है जब अंबानी और अडानी के प्रॉफिट्स जो हैं वो हज़ारों में जा रहे हैं। कहीं तो कुछ गड़बड़ है भाई। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में हमारे ये दोनों शामिल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीब आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आम शहरी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मिडिल क्लास की टेबल से क्या कुछ नहीं चला गया। कल ही एक साहब यंग हैं, 2 बच्चे हैं उनके, बता रहे थे कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल से हटा करके, वहाँ फीस ज़्यादा थी, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डाला, यहाँ पहुँचा दिया आपने। और ये दिल्ली के अंदर हाल है। दिल्ली की जीडीपी अपनी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, गुजरात में भी ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली में भी वहाँ लोगों ने अपने बच्चों को हटाया है, जिनको वो अच्छा स्कूल समझते थे। मैं प्राइवेट स्कूल को अच्छा स्कूल नहीं समझता, लेकिन वहाँ से हटा करके गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए डाल रहे हैं कि वहाँ फीस कम है। तो आपने सुना गौहर रजा को। कहते हैं बुद्धिजीवी हमेशा अपनी बात कहता है विवेक के साथ। हम यह बात तब गौहर रजा से कर रहे हैं जब गुजरात की सरकार मंत्रिमंडल बना रही है, शपथ ले रही है, नया मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन इस पहलू पर सोचा जाना चाहिए कि ईवीएम का क्या मतलब है, क्योंकि गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान भी जनज्वार से बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी को कोई गुजरात से नहीं हटा सकता। हमें याद है कि हमें एक दर्शक ने जो दांडी में मिला, उसने कहा कि 152 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, और वो यूं नहीं जीतेगी, ईवीएम से जीतेगी, और आज 156 है। जनज्वार जनता की